हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, हमने जो पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो, मैंने बताया था तुम्हें पहले ही, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थे उसमें हमारे पास दो थे। एक तो हमारे पास कन्फिगरेशनल, एक कन्फॉर्मेशनल, ठीक है। कन्फिगरेशनल में हमारे पास ज्योमेट्रिकल था, ऑप्टिकल था, ठीक है। एक था रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल। तो ज्योमेट्रिकल हमने कंप्लीट कर लिया है, कॉन्फॉर्मेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है और कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो देखो, पहले तो समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए जो कि एक बेसिस है आपका आइसोमेरिज्म का, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या होता है? आपके पास ओनली जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो डिफरेंट होता है, बाकी सब क्या होता है? लाइक अरेंजमेंट इन द सेंस कि आपके पास जो है मॉलिक्यूल सेम रहेगा, उसका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। समझ में आ रही है? आपकी कनेक्टिविटी जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कैसा था? एटम्स इधर उधर हो जाते थे, कनेक्टेड डिफरेंट टाइप से रहते थे, बट इसमें क्या होगा? कनेक्टिविटी सेम रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा। डिफरेंस क्या होगा? इसके अरेंजमेंट में, 3D अरेंजमेंट में, ठीक है। इतना क्लियर है? मैंने जैसे बताया था पहले भी। अब देखो, इसमें और क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में कैसा होता था कि A एंड B आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल, ऐसा होता था। कॉन्फॉर्मेशनल में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते थे एट द रूम टेम्परेचर, थोड़ी सी एनर्जी लेके बैंड होके रोटेट होके कैसे भी अपने आप में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में हमारे पास की इंट्रैक्शन करता है प्लेन पोलराइज लाइट के साथ में। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, आपके पास जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। वो क्या करता है? ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। पहले उससे पहले समझते हैं कि आपको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अपन दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज़ है एक्सपेरिमेंटली, सेकंड है हमारे पास थियोरेटिकली। अब एक्सपेरिमेंटली हम कैसे करते हैं? पहले उसका पूरा सेटअप समझते हैं यहाँ पर। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे आपके पास सोर्स होगा। सोर्स क्या करेगा? एक लाइट का सोर्स होगा जो कि एक रेडिएशन इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, जो कि क्या होगी? हर एक प्लेन में, हर एक डायरेक्शन में क्या कर रही होगी? ऑक्सीलेशन कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद भी हमने क्या लगाया? यहाँ पे पोलराइजर लगाया। पोलराइजर क्या काम करता है? उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन करवाने वाले में, मतलब क्लियर कर देता है। जैसे कि आप चाय बनाते होंगे, ठीक है। तो आप जब भी उसको चाय छानते हो तो उसमें छन्नी में से सिर्फ चाय निकलती है, जो अपने पास सॉलिड पार्ट होता है या जो भी रेजिड्यू होता है वो ऊपर रह जाता है, समझ रहे हो? तो हमारे पास सिर्फ लिक्विड निकल जाता है। वैसा ही हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे देखो, एक लाइट है वो हर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रही है। पोलराइजर क्या करेगा? उसको छानेगा। समझ रहे हो कि आपके पास हर डायरेक्शन में रोटेट करने वाली लाइट को या ऑक्सीलेट करने वाली लाइट को क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने वाली ऑक्सीलेशन करने वाली लाइट में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में ये क्या करेगा? ये प्लेन पोलराइज लाइट अपनी जो सॉल्यूशन है, जो सैंपल वाली क्यूबिट है, उससे क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिससे हमने ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाई है, जिसके बाद में क्या करेगा? या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर देगा, या कर देगा उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, या फिर ऐसा कर सकता है कि उससे इंटरेक्ट ना करे। समझ रहे हो इस बात को? या तो उससे इंटरेक्ट नहीं करे, या फिर इंटरेक्ट करेगा तो या तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, तुम्हारे पास है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर हुआ? दूसरी चीज़, अगर वो नेगेटिव इन द सेंस कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? लेवो रोटेटरी। और अगर वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ से हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है वो निकलता है कि ये होता है हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे फाइंड करते हैं,
है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंटली हम अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो हम इस तरीके से इस सेटअप से फाइंड करते हैं। बट डोंट यू थिंक ये सर लैब का काम है, लाइक यू कैन, तुम्हें क्लासरूम में किसी मॉलिक्यूल का फाइंड करना है कि हमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा सेटअप लगाएंगे? नहीं, वी कांट, ये बहुत बिल्कुल नहीं फिजिबल है हम सब के लिए। तो हम क्या करते हैं, थियोरेटिकल तरीका होता है, थियोरेटिकल तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, आपको उससे पहले क्या आना चाहिए, आपके पास जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि POS, COS, AOS, क्या है ये चीज़ें, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। POS, सबसे पहले हम सिमेट्री एलिमेंट्स देखते हैं। देखो POS, अब POS क्या होता है, आपके पास POS ऐसी चीज़ है, लाइक ऐसा सिमेट्री एलिमेंट है, जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूल है कोई भी, जैसे अब आपने एक बार दूसरा मॉलिक्यूल बनाती हूँ, जैसे कि सिंपली साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें तुमने क्या किया, इससे प्लेन पास किया, इस तरीके से पास करना है कि जो बाकी के जो पार्ट्स बचे, जैसे यहाँ से तुमने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट इन द सेंस कि यहाँ से तुमने प्लेन पास किया। ठीक है, अब जो भी इनका रिफ्लेक्शन आएगा, ये दे शुड बी लाइक मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। तुमने यहाँ से प्लेन पास किया, ठीक है, अब यहाँ पे जो इमेज बनी वो इसके मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो एक बार समझ रहे हो इसको, जैसे आप मिरर में देखते हो, समझ रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, आपकी इमेज उल्टी बन जाती है सिमिलरली, तो इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, इसकी इमेज इधर बन चुकी है। क्लियर हुआ इतना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे POS एग्जिस्ट कर जाएगा, इसको कहते हैं। अब डेफिनेशन देखो इसकी क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट और पास the molecule if pass through the molecule in a such a way that it turns out to be a mirror image। समझ में आया, यही था इसका मतलब। अगर आपके पास के मॉलिक्यूल है, उससे आपने प्लेन पास किया, इस तरीके से पास किया कि आपके पास जो पार्ट बचा जिससे इमेज होगी वो क्या होगी, मिरर इमेज बन जाएगी। देखो एक बार और भी, जैसे हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, यहाँ से पास किया, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएगी, ये पार्ट होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो आता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया, ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन आया, दैट इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सिमिलरली इन दिस वन, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, प्लेन पास करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है। अब तुम्हें BF3 के अपनी केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज पे जाओ, अगर तुम BF3 से तुम्हें पता है तो ये क्या होता है, एक प्लेन में होता है। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एक प्लेन में लाई करता है। ठीक है, अगर हम इस प्लेन के थ्रू, जैसे ये प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन के थ्रू एक रिफ्लेक्शन डाले तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा, इसकी आधी इमेज ऊपर आ जाएगी और आधी इमेज नीचे चली जाएगी, समझ रहे हो, तो ये पूरा प्लेन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ से पास हो रहा है और ये क्या बन रही है, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है। समझ रहे इस बात को, ऊपर से नीचे ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइस कट, स्लाइस कट भी बोलते हैं इसको। समझ में आई। सिमिलरली बेंजीन, बेंजीन में अगर तुम ऐसे हॉरिजॉन्टली अपना प्लेन पास करोगे, आपके पास बेंजीन ऐसे लाई कर रही है, और इफ़ यू पास द प्लेन फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल वे, तो हमारे पास क्या होगा, मिरर इमेज बन जाएगी ऊपर की और नीचे की, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसमें भी POS एग्जिस्ट करेगा, POS एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी POS एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर देखो इस वाले में, अब तुम्हारे पास बेंजीन होती है, उस पर क्या होता है, हाइड्रोजन लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी प्लेन में ही होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि sp2 कार्बन है ना। सिमिलरली दिस वे, हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के हमने क्या कर दिया, 2 क्लोरीन लगा दिया। अगर हम इससे प्लेन पास करेंगे तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली स्लाइड्स कट हो जाएगा वापस से, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें POS एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ इतना। अब इस वाले मॉलिक्यूल में देखो, सिमिलर वे में इसमें भी POS एग्जिस्ट करेगा, स्लाइस कट होके। क्लियर हुआ।
इफ यू विल पास द प्लेन फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, आपको पता है इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। एक आपके पास ये जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, प्लेन में है। ठीक है, ये क्या है, प्लेन में है, और ये वाला जो है Cl वो पीछे की साइड जा रहा है, और ये वाला Cl क्या है, बाहर की साइड आ रहा है। कन्फर्मेशन में देख लिया था ना आपने, जो अपन ने रिप्रेजेंटेशन देखा था, ये वेज डैश वाला रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये Cl और H क्या होगा, प्लेन में कट जाएंगे, और Cl और Cl की क्या हो जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, देखो POS एग्जिस्ट करेगा। देखो इसको मैं एक बार ढंग से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से क्या किया, प्लेन पास करने की, प्लेन पास करवाया यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्लेन पास करवाया, ये कट जाएगा यहाँ से, और ये क्या बन जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज। क्या बन जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज। क्लियर हुआ यहाँ तक। सिमिलरली अगर तुम यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्लेन पास करोगे, यहाँ से तुमने प्लेन पास किया, तो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो मिरर इमेज बन जाएगा आगे पीछे का, और यहाँ से वर्टिकली तुम्हारे प्लेन यहाँ से पास हो जाएगा, और ये वाला इमेज बन गया, और पिछले बार जो रिफ्लेक्शन आया वो भी इसका मिरर इमेज बन चुका है। तो इसमें भी क्या होगा, POS एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखो इस वाले में अगर तुम यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्लेन निकालते हो तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये भी क्या होगा, हमारे पास POS एग्जिस्ट करेगा इस मॉलिक्यूल में भी। सिमिलरली इन दिस वन, अगर तुम यहाँ से हॉरिजॉन्टली यहाँ से निकालते हो बीच में से, समझ रहे हो, तो हमारे पास क्या होगा, देखो अब तुमने बीच से प्लेन पास किया तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। जो आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट है और ये जो बैक वाला पार्ट है एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, POS एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। और तो POS यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम दूसरा जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है वो देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करोगे तो इसकी मिरर इमेज यहाँ आनी चाहिए थी, Cl आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, Cl नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है बट यहाँ पर Cl नहीं है, तो ये क्या होगा, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। क्लियर हुआ इतना। देखो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखो, यहाँ से अगर तुम प्लेन पास करोगे तो इसका मिरर इमेज यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जिस्ट करेगा इसमें POS। अब देखो डोंट यू थिंक यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी है, तो इसमें तुम किस तरीके से प्लेन पास कराओगे कि तुम्हारे जो मॉलिक्यूल है उनका मिरर इमेज बन जाए। देखो इसको पूरा क्लियरली एक बार वेज डैश का इसका बना के देखते हैं कन्फर्मेशन कैसे होगा। देखो CH है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन प्लेन में, और पीछे की साइड हमारे पास एक और हाइड्रोजन होगा और आगे की साइड एक और हाइड्रोजन होगा। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक आउट ऑफ द प्लेन, यानी इन द सेंस कि तुम्हारी तरफ। क्लियर हुआ। अब तुम जैसे ही यहाँ से प्लेन पास करोगे, समझ रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास इस हाइड्रोजन की इमेज यहाँ पीछे से बन जाएगी, और ये प्लेन तो ये तो कट हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो, कैंसिल आउट इन द सेंस कि कट हो जाएगा, प्लेन में कट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन की ये आगे वाले हाइड्रोजन से मिरर इमेज बन चुकी है और इस वाले से इसकी बन चुकी है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा CH3 कैंसिल कट हो रहा है विद द प्लेन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये POS एग्जिस्ट करेगा इसमें भी। क्लियर हुआ इतना। देखो आगे इस वाले मॉलिक्यूल में देखो, यहाँ पर हमारे पास एक तो मिथाइल है और एक इथाइल है, तो इसमें कैसे हमारे पास POS पास होगा। सिमिलर वे भी जैसे हमने यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल में किया है, उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। जैसे एक तो तुम्हारे पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो जैसे मान लो कि तुमने पीछे हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगा, वापस से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर डैश पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन। क्लियर हुआ इतना? देखो देखो अब यहां से तुम प्लेन पास करो एक बार इसको। यहां से अगर तुम बीच में से प्लेन पास करोगे, एक तो ये कट जाएगा, इससे प्लेन पास करोगे, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी पीछे वाले हाइड्रोजन से, है ना। प्लेन में तो लाई नहीं कर रहे हो, आगे पीछे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इस वाले का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी अपना कट कर जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे प्लेन से बाहर है तो ये कट नहीं होगा, और ये भी हमारे पास क्या है, प्लेन से बाहर है तो ये भी क्या है, कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा इन द सेंस कि कट नहीं होगा विद द प्लेन। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमारे पास ये इसकी मिरर इमेज बन गई है, ये इसकी मिरर इमेज बन चुकी है, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ से मिरर इमेज बन चुकी है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसमें भी पीओएस एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी पीओएस एग्जिस्ट करेगा, इसमें नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब देखो जो हमारा दूसरा सिमेट्री एलिमेंट आता है वो कौन सा होता है, COS, और इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें क्या होता है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन ले लो, एक तुम्हें सेंटर पॉइंट फाइंड करना होता है, एक सेंटर पॉइंट फाइंड किया। अब देखो जैसे ही सेंटर पॉइंट से तुम अगर आगे की साइड मूव करना रहोगे तो यहाँ पे एक कार्बन आएगा, ठीक है। इसके अपोजिट एंड इक्वली साइड तुम मूव करोगे तो तुम्हें वापस एक कार्बन मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा COS या सेंटर ऑफ सिमेट्री यही कहता है, अगर तुम सेंटर पॉइंट से अगर थोड़ा सा भी इक्वली डिस्टेंस पे एंड अपोजिटली मूव करो तो तुम्हें सिमिलर सिमेट्री मिलनी चाहिए, ऐसा बोलता है। तो तुमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट फाइंड किया, तुम्हें आगे मूव किए, तुम्हें कार्बन मिला, तुम इक्वली डिस्टेंस पे अपोजिट मूव किए तो तुम्हें वापस एक कार्बन मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो, इधर साइड तुम इधर के साइड मूव किए तो तुम्हें वापस एक कार्बन मिला, इसके अपोजिट एंड इक्वल साइड मूव किए वापस एक कार्बन मिला। सिमिलरली इन दिस वे, तुम इधर मूव किए कार्बन मिला, अपोजिट गए वापस कार्बन मिला। तो ये क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर हुआ कि आपके पास इक्वली एंड अपोजिट डिस्टेंस पे जाने पर एक सिमिलरली और सिमेट्री मिलनी चाहिए मॉलिक्यूल में। दैट्स व्हाट हमारा COS कहता है, ठीक है। अब देखो और मॉलिक्यूल से जिसमें हम फाइंड करते हैं, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे तुम्हारे पास एक सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, सब में प्लेन में होते हैं और भी, ठीक है। अब इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ पॉइंट से तुम अगर आगे की तरफ मूव करने लगोगे तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन मिलेगा और एक कार्बन मिलेगा। इक्वली डिस्टेंस पे जाओगे, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे तो कार्बन मिला, और आगे बढ़े तो हाइड्रोजन भी मिल गया। तो हमारे पास यहाँ से तो फॉलो हो रही है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर तुम इधर के साइड जाओगे तो वही पैटर्न फॉलो होगा, सिमिलरली दिस वे एंड दिस वे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास COS एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल में। क्लियर हुआ? अब देखो इसका एक सेंटर पॉइंट यानी कि यहाँ फाइंड, ये होगा हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है इसमें, इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसके अपोजिट यानी जाओगे तो तुम्हें एक हाइड्रोजन मिला, इसके इक्वल एंड अपोजिट जाओगे अगेन तुम्हें एक हाइड्रोजन मिला। तो यहाँ से भी क्या हो रही है, हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री फॉलो हो रही है। क्लियरली अगर तुम इस पॉइंट से इधर के साइड जाओगे तो हमारे पास Cl है, इक्वल एंड अपोजिट जाने पे हमें वापस से एक Cl मिला। तो इसमें भी क्या हुआ, COS एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल में इधर जाओगे कार्बन मिला, इधर जाओगे कार्बन मिला, ठीक है। इधर गए एक कार्बन मिला, इधर गए एक कार्बन मिला, इधर गए एक कार्बन मिला, यहाँ से भी एक कार्बन है। बट जैसे तुम ऊपर के साइड मूव करोगे, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट जाएंगे और इक्वली डिस्टेंस पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सिमिलर वे में यहाँ पे तुम ऊपर गए, तुम्हें एक हाइड्रोजन मिला,
बट तुम इक्वली डिस्टेंस पे गए और अपोजिट साइड यानी नीचे की साइड गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, समझ रहे हो? तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास COS एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये होगा। अब देखो इसके ऊपर गए तो यहाँ पे क्या दिखा, मिथाइल ग्रुप, जबकि अपोजिट गए तो यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन मिथाइल। तो यहाँ पे COS एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमेट्री मिलनी चाहिए ना अपोजिट जाने पे। देखो ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की साइड गए तो तुम्हें एक मिथाइल ग्रुप मिला, अपोजिट और नीचे की साइड गए तो क्या मिला, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास COS फॉलो हो जाएगा, हर जगह से फॉलो हो रहा है, इफ यू चेक। तो अभी हमें COS सब निकालना होता है तो हमें ऐसा डायरेक्शन या ऐसा साइड दिखना होता है जहाँ पर हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि जहाँ पे सिमेट्री मिलनी है वैसा कि उधर उधर देखो ओनली, जस्ट फाइंड द वे, ऐसे कोई जगह देखो जहाँ से तुम्हें सिमेट्री नहीं मिल रही है। अगर तुमने एक भी डायरेक्शन ऐसे मिल गई जहाँ पे तुम्हें सिमेट्री नहीं मिल रही है तो यू कैन से इट COS एग्जिस्ट कर रही है उस मॉलिक्यूल में। यहाँ से क्लियर आउट हो जाता है हमारा, ठीक है। जैसे उस सिमिलर वे में अगर इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, अपोजिट जाओगे कार्बन है, अपोजिट जाओगे कार्बन है, यहाँ पे एक CO का ग्रुप है, CO डबल बॉन्ड है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस वाले की बात आती है, अगर तुम इधर के साइड जाओगे वो भी अपोजिट में नीचे, यानी इन द सेंस कि नीचे, तो तुम्हें एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा। अगर तुम ऊपर जाते हो तो तुम्हें एक ग्रुप मिलना चाहिए जो कि मिथाइल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास COS एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है? ये फॉलो कर रहा है सिमेट्री, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? हमने POS देख लिया है, COS देख लिया है। तो एक और हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट आता है, दैट इज AOS, विच इज एंगल ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, तुमने एक एक्सिस निकाला कहीं से भी, अगर तुम उसको सराउंडिंग में मूव करोगे किसी एंगल, पर्टिकुलर एंगल से, तो उसका क्या होना चाहिए, वापस से वही अपीयरेंस अपीयर होना चाहिए, वापस से वही मॉलिक्यूल अपीयर हो जाना चाहिए जैसा वो पहले था। किसी भी एंगल पे अगर तुम उसे रोटेट करते हो तो अगर ऐसा होता है और तुम्हें सिमिलर अपीयरेंस मिलता है तो हमारे पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा उस मॉलिक्यूल में। जैसे कि एग्जांपल देखो, BF3 देख लो, ऐसा होता है BF3, प्लेनर है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब तुम इसको इफ यू रोटेट इट अराउंड 120 एंगल, जैसे तुमने यहाँ पे क्या किया, तुम्हारा एक एक्सिस है, तुमने इसको रोटेट किया अराउंड 120 डिग्री, ठीक है। जैसे रोटेट करोगे ये F इधर आ जाएगा, इसको मान लो 1F 2 and 3, ठीक है। इसको तुमने रोटेट किया तो 120 डिग्री पे एंगल पे रोटेट किया तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल क्या अपीयर होगा, B। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ये सिमिलर वे में इधर रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा F2, यहाँ पे क्या हो जाएगा F1। क्लियर है? रोटेशन के बाद में हमारे पास वही मॉलिक्यूल आ रहा है, देखो F F F और B, ठीक है। हमारे पास क्या है, पूरा मॉलिक्यूलर सिमिलर आ चुका है आफ्टर 120 डिग्री एंगल के रोटेशन पर। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास CN, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर AOS एग्जिस्ट करेगा। और CN का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CN से। अब C में N क्या है, यहाँ पर N क्या होता है तुम्हारे पास, जैसे कि अपने पास टोटली कितने एंगल होते हैं, 360 तक रोटेट कर सकते हैं, वापस से वही मॉलिक्यूल आ जाता है 360 पर करने पर। देखो अब यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर एंगल, जैसे यहाँ पे 120 एंगल पे हमने रोटेट किया और हमें वापस से सिमिलर मॉलिक्यूल मिल चुका है, तो इस एंगल को हम यहाँ पे रखेंगे 120 डिग्री को, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास N। कितना वैल्यू होगा इसका, C3। क्लियर हुआ इतना? तो C3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और ये जो N की वैल्यू आई यहाँ पर हम रख देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, CN, यानी कि C3 एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? ओके।
तो जैसे अब और थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे फिगर आउट कर लेते हैं कि और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल देखा, उसमें आपने एक एक्सिस देखी जिसके सराउंडिंग में उसको रोटेट करने से वापस वही मॉलिक्यूल अपीयर हो रहा है। पर्टिकुलर किसी एंगल से हमने रोटेट किया, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया 120 डिग्री एंगल से रोटेट किया। जैसे ही रोटेट किया हमें वापस सिमिलर वे में वही मॉलिक्यूल अपीयर हो रहा है, वही मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास AOS एग्जिस्ट करेगा। AOS में भी कौन सा एग्जिस्ट करेगा, C3 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज 120 के एंगल से हमने रोटेट किया था उसको, समझ रहे हो। और 360 को डिवाइड किया 120 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर हुआ इतना। अब देखो और दो एग्जाम्पल्स इनको सॉल्व करो। देखो इस मॉलिक्यूल को भी, ये भी प्लेनर होगा, समझ रहे हो। इसको रोटेट करोगे 120 के एंगल से तो वापस से तुम्हें वही मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इसमें कौन सी एग्जिस्ट करिए, C3 एग्जिस्ट करिए। और एक और चीज़ देखो, अगर तुम इस मॉलिक्यूल को, अभी तो तुमने क्या किया, जैसे मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा हुआ है प्लेन में, तुमने यहाँ पर इसकी एक एक्सिस देखी, उससे रोटेट किया तो तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल इधर से रोटेट हो गया, जैसे पीछे हमने BF3 में किया था सिमिलर वे में। अब देखो यहाँ पर अगर तुम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे BF3 की तरह ही तो सेम C3 शो करेगा। बट डोंट यू थिंक अगर तुम इस मॉलिक्यूल को इस वाले एक्सिस पे, यहाँ पर एक एक्सिस लेकर, जैसे यहाँ पर एक एक्सिस लेकर इसको अगर रोटेट करोगे 180 से, कैसे 180 से अगर रोटेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलर मॉलिक्यूल आ जाएगा। 180 से रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा ऐसे, तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा, सेम ही है। क्लियर हुआ। तो अगर इसका n फाइंड करने की कोशिश करें तो 360 डिवाइड बाय 180, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो C2 हमारे पास ऑल्सो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ इतना। तो C2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, C3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। अगर तुम इसके थ्रू रोटेट करते हो, इस पॉइंट के थ्रू रोटेट करते हो, तो क्या ये वापस से वही मॉलिक्यूल बन जाएगा, समझ रहे हो। आपने यहाँ पर आपके पास एक एक्सिस है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल में आपके पास एक तो एक्सिस आगे आ रही है, बीच में से आपने एक एक्सिस ली, इसको रोटेट किया। अगर तुम इसको ऐसे रोटेट करोगे 180 के एंगल से इसको रोटेट किया तो वापस से ये जो Cl ऊपर वाले थे वो नीचे की साइड चले जाएंगे, और ये जो नीचे वाले थे ये ऊपर की साइड आ जाएंगे। देखो कैसे, ऐसा बन जाएगा ये मॉलिक्यूल, वापस से सिमिलर मॉलिक्यूल ही बन जाएगा। ये आ जाएगा अपोजिट साइड में, और ये वाला आ जाएगा अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में, जैसे Br Cl H, और ये थे जो नीचे वो ऊपर चले जाएंगे। जैसे आप सोचो ये फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास Cl है ऊपर, यहाँ पे आपके पास Br है ऊपर। जैसे आपने रोटेट किया वो नीचे आ जाएंगे, समझ रहे हो। सिमिलर वे में इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, मॉलिक्यूल में आपके पास ऊपर क्या थे, Cl और Br थे, आपने जैसे फ्लिप किया वो इसकी साइड आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा अपने पास AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, C2 अगेन, क्योंकि 180 के एंगल से हमने रोटेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2। क्लियर हुआ इतना, ओके। अब आगे चलते। आपको अब मैंने सारे आपको सिमेट्री एलिमेंट समझा दिए हैं, तो अब देखो हम कैसे फाइंड करते हैं थियोरेटिकल तरीके से कि आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन ये कहती है कि इफ़ आपके मॉलिक्यूल में POS और COS एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हम मेनली क्या देखते हैं, POS और COS देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपके मॉलिक्यूल में तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आपके मॉलिक्यूल में COS एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और POS भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। हमें ये देखना नहीं है, इससे हमारा डिटरमाइन नहीं होगा कि मॉलिक्यूल एक्टिव है या नहीं है, बट हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास COS एग्जिस्ट कर रहा है, POS भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वापस से ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलर वे में अगर COS एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और POS ही कर रहा है तो भी हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
बस ये देख लो कि तुम्हारे पास ना तो COS एग्जिस्ट करना चाहिए मॉलिक्यूल में, ना POS एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब दोनों में जब यहाँ पे नहीं कर रहा है तो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। सिमिलर वे में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ इतना? तो हमें मॉलिक्यूल में देखना है ना तो POS एग्जिस्ट करनी चाहिए ना COS एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक भी कर रहा है, COS भी एग्जिस्ट कर रही है सिंगली, तो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर दोनों एग्जिस्ट करिए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अगेन। दोनों नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये थ्योरेटिकल वे जिससे हम फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो कुछ मॉलिक्यूल है, जैसे मॉलिक्यूल है, अब इसमें फाइंड करो कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। देखो सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करें। अब इस मॉलिक्यूल में देखो आपके पास ये कार्बन है, अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करते हो तो ये इसकी मिरर इमेज बन रहा होगा, ये क्या बन रहा होगा, इसकी मिरर इमेज। दोनों आगे की साइड आ रहे हैं ना, दोनों इस साइड है आगे की साइड, तो इनमें क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रही होगी। सिमिलर वे में इसकी और इसकी मिरर इमेज बन रही होगी, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल में POS एग्जिस्ट करेगा। POS एग्जिस्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। COS एग्जिस्ट करेगा इस मॉलिक्यूल में। अगर तुम इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की साइड जाते हो तो तुम्हें एक Cl मिल रहा है, बट इसके अपोजिट इन द सेंस कि नीचे की साइड जाते हो इक्वल डिस्टेंस पे तो तुम्हें एक Cl नहीं मिलेगा, ऊपर की साइड जरूर मिलेगा, बट अपोजिट और इक्वल ही मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला है। तो हम क्या बोल देंगे, इसमें COS एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? सिमिलर वे में इस मॉलिक्यूल में देखो, अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करते हो, अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करते हो तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे मिरर इमेज बना लेगा, है ना। और ये मॉलिक्यूल पीछे है, ये भी इससे मिरर इमेज बना लेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास POS एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। POS देख के ही बता पा रहे हैं हम। अब देखो इसमें COS एग्जिस्ट करेगा या नहीं, एक बार फाइंड करने की कोशिश करो। यहाँ पे तुमने सेंटर पॉइंट देखा, इसके ऊपर गए तो तुम्हें एक Cl मिला। अगर इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हें एक Cl वापस से मिला, नीचे की साइड है ना Cl, तो हमारे पास यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलर वे में अगर तुम इस साइड देखोगे तो ये Cl रहा, इसके अपोजिट नीचे की साइड जाओगे तो Cl है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे COS भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटली पहले ही POS फाइंड करने पे हमें पता लग गया कि ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, तो COS भी है इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें तुम इस तरीके से प्लेन पास करो कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल में POS एग्जिस्ट करे और मिरर इमेज बन जाए, जैसे तुमने यहाँ से पास किया, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, ये इसकी मिरर इमेज बन गई है, ये इसकी मिरर इमेज बन चुकी है। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास POS एग्जिस्ट करेगा। क्या इसमें COS एग्जिस्ट करेगा? देखो ये मॉलिक्यूल है, तुम इसके इस डायरेक्शन में गए, तुम्हें ऊपर Cl मिला, इसके नीचे जाने पर इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें क्या मिलना चाहिए था, एक Cl मिलना चाहिए था नीचे, बट नहीं मिला, वो ऊपर की साइड है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे COS एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो इस वाले में देखो, तुम्हारे पास एक सेंटर पॉइंट है, या फिर बोल सकते हैं पहले POS देखते हैं। POS देखते हैं, यहाँ से तुमने पास किया, तुम्हें इसका मिरर इमेज बन रहा है, बट इसका क्या मिरर इमेज बनेगा इधर? नहीं, ये क्या हो रहा है, आपके साइड आ रहा है, ये वाला ये क्लोरीन पीछे की साइड जा रहा है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? दोनों एक साइड होने चाहिए थे, या तो दोनों आगे होने चाहिए थे या दोनों पीछे होने चाहिए थे, ये दोनों ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ? देखो जैसे कि यहाँ से पास किया, और भी कोई प्लेन देख लो, यहाँ से तुमने देख लिया है, अगर तुम इस वाले प्लेन से भी पास करवाते हो तो भी तुम्हारा नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर तुम ऐसे वर्टिकली ऐसे पास करवाते हो हॉरिजॉन्टली तो भी तुम्हारे पास नहीं बनेगा, बिकॉज एक Cl आगे जा रहा होगा, एक Cl पीछे जा रहा होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो उसके पीछे तुम्हें Cl नहीं मिलेगा। क्लियर हो इतना? तो हमारे पास नहीं इसमें POS एग्जिस्ट करेगा, POS
एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? अब देखो CO देखो, इसमें ये तुम्हारे पास सेंटर ऑफ पॉइंट है, ऊपर साइड है तो तुम्हें एक Cl मिला, अपोजिट एंड इक्वल डिस्टेंस पे गए तो तुम्हें एक Cl वापस से मिला। अगेन दिस वन, यहाँ पे तो नहीं है, हमें इस डायरेक्शन में क्या हुआ, Cl नहीं मिला अपोजिट डायरेक्शन में, वो Cl ऊपर ही है, दोनों एक ही साइड है, तो हमारे पास यहाँ पे COS एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ है? अब इस वाले मॉलिक्यूल में देखो, यहाँ से पास करोगे तो क्या तुम्हें ये मिरर इमेज लग रही है? बिल्कुल है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये भी है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा अगेन। क्लियर हुआ इतना? देखो अब यहाँ से पास करके देखो, ऐसा प्लेन दिख रहा है जहाँ से मिरर इमेज बन जाए, ये इसकी बन रही है, ये भी इसकी बन रही है, ये भी यहाँ से मिरर इमेज बन रही है। समझ में आया बात? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव, POS में। क्लियर हुआ? तो ये सारे मॉलिक्यूल्स में हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव देख लिया है, तो हमारे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली एक्टिव निकला है, बाकी सब में POS और COS एग्जिस्ट करने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुके हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अभी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं तो बोलते हैं डायरेक्टली तुम्हें ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव ना बोल के वो क्या बोलते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल। तो इन वर्ड से भी तुम्हें थोड़ा एक्लिमेटाइज होने की ज़रूरत है। क्लियर हुआ? तो आपके पास जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसको हम रिजॉल्वेबल और कायरली बोलते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल और इनएक्टिव अकायरली बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे देखो, अब तुम्हारे पास आता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, देखो कोई भी तुम्हारा एक एटम है, sp3 एटम, उसके सराउंडिंग में अगर तुम्हारे जो ऑल एलिमेंट्स हैं उससे जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो तो उनका उसको उस सेंटर को क्या बोल देते हैं हम, कायरल सेंटर। जैसे कि एग्जांपल लो, एक P आपका पास सेंटर है, एक एटम है P, इसके आपके पास ये क्या है, sp3 होना चाहिए, पहली बात तो sp3 ही होना चाहिए, तभी इसको हम बोल सकते हैं कायरल सेंटर। एक तो नेसेसरी कंडीशन है इसकी। दूसरी चीज़ आपके पास जैसे यहाँ आ गया B, यहाँ आ गया A, यहाँ आ गया C और यहाँ आ गया D। ठीक है, ये आपके यहाँ से ग्रुप जुड़े हुए हैं P सेंटर से। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि आपके पास ये C, B, A और जो D है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी ये सेंटर क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो डेफिनेशन क्या बोलती है, एन एसिमेट्रिक सेंटर वेयर एन sp3 एटम इज कनेक्टेड विद ऑल डिफरेंट ग्रुप्स और ब्रांचेस आर नोन एज कायरल सेंटर। क्लियर हुआ इतना? अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे ये वाला देखो, ये सेंटर, यहाँ पे एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, sp3 है और ऊपर से क्या है, कायरल सेंटर भी हो जाएगा। क्या ये वाला सेंटर कायरल होगा? यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन सेम हो चुके हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियरली दिस हाइड्रोजन, एक इस पे मिथाइल ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, तो ये सेंटर भी क्या हो जाएगा, कायरल नहीं होगा। क्लियरली दिस वन मिथाइल, हमारे पास एक ही ग्रुप आ गया, एक क्या आ जाए, हाइड्रोजन, और ये एक और मिथाइल है, तो इस कार्बन पे हमारे पास 2 मिथाइल है। समझो इस बात को? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। इस पे देखो, एक मिथाइल, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ ये वाला देखो इसमें था, सारे ग्रुप जो जुड़े हुए थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। सिमिलरली यहाँ पे देखो, और ये वाला सेंटर देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन, एक Br ग्रुप, और एक ये Cl वाला ग्रुप, एक ये Br वाला ग्रुप है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली दिस कार्बन, यहाँ पे आपके पास एक तो Cl जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा ऐसे, और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली दिस वन है ना, यहाँ पे देखो, एक तो आपके पास ये वाला सेंटर देखो, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप तो सेम है,
तो क्या होगा, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ये वाला होगा। एक तो मिथाइल है, एक ये पूरा ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक Br है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा उसी तरीके से। यहाँ पे देखो सेंटर, एक ग्रुप Cl वाला है, एक F वाला है, एक I वाला है, एक Br वाला है, सारे ग्रुप डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा हमारे पास। अगर तुमने यहाँ पर जैसे F लगा दिया होता या कोई भी Br भी लगा दिया होता तो ये कायरल सेंटर नहीं होता। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि दो ग्रुप सेम हो जाते ना फिर। अभी ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। तो तुम्हें अब तक कायरल सेंटर की नॉलेज या कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि क्या चीज़ है। sp3 होना चाहिए जो भी सेंटर पे आप देख रहे हो, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपके पास सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने बताया था ABCD इक्वल नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। अब होता है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे ग्रुप्स ही हो, है ना, या फिर सारे एटम्स ही हो जो जुड़े हुए हैं सेंटर से, हो सकता है लोन पेयर भी हो, है ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, कायरल सेंटर में काउंट करते हैं। अब दूसरा चीज़ आता है कि हाँ ये क्लियर हो चुका है, तो आगे देखो, इसमें फाइंड करो साइक्लिक कंपाउंड्स में। आपके पास ये कार्बन है, इसका एक तो ये वाला ग्रुप है, तुम इधर जा रहे हो तो तुम्हें इधर कोई मिथाइल मिलना चाहिए था बट है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, और एक तो इथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कायरल सेंटर। सिमिलरली इसमें देखो, इधर गया सेम है, यहाँ पे गया, यहाँ पे एक तुम्हें मिलना चाहिए था ग्रुप कोई बट नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे। इधर जाओ, एक इथाइल है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन। क्लियर हुआ, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, कायरल सेंटर हो जाएगा। दो यहाँ पे दो कायरल सेंटर है। ठीक है, इस वाले में देखो, तुमने ये सेंटर पकड़ा, इधर गए, ठीक है, यहाँ तक कनेक्टिविटी सही है, इधर गए तो वापस से वही कनेक्टिविटी सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ग्रुप सेम है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर हुआ, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो सिमिलर वे में ये भी क्या हो जाएगा, दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे इस कार्बन के लिए, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स में, इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर फाइंड करो एक बार, कितने आते हैं तुम्हारे, जस्ट टेल मी द नंबर। ठीक है, सॉल्व करें। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हर एक कार्बन को देखना है तुम्हें, sp3 कार्बन या फिर कोई भी नाइट्रोजन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कार्बन हो। जैसे कि नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, आपके पास एक तो CH3 आ गया, एक ET ग्रुप आ गया, एक H ग्रुप आ गया, तो ये भी क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। क्या होगा, कायरल सेंटर। और फॉस्फोरस भी हो गया, जैसे कि फॉस्फोरस है HCH3Br, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि कार्बन ही होना चाहिए, कोई भी एटम, मैंने बोला sp3 होना चाहिए और कोई भी एटम हो। क्लियर है, और इसमें सारे ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इसमें तुम फाइंड करो कि तुम्हारे पास कितने कायरल सेंटर्स हैं। ठीक है, इस पर तो 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना, इसमें तो 3 हाइड्रोजन होंगे तो नहीं होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, नहीं होगा। ये वाला ग्रुप देखो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, एक तो मिथाइल है, एक इथाइल है, एक ये वाला ग्रुप है, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये हमारे पास कायरल सेंटर है। ये तो sp2 हो गया, ये नहीं होगा। ये वाला देखो, एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पे एक तुम्हें मिथाइल एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कायरल सेंटर हो गया। क्लियर हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए। ये वाला देखो, एक मिथाइल है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो एक और तुम्हें डिफरेंट सिमेट्री मिली, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कायरल सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो नहीं होगा। ये वाला देखो, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, तो एक मिथाइल मिला एक्स्ट्रा, एक इधर कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या है, अनसिमेट्रिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कायरल सेंटर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन देखो, इधर की साइड भी डिफरेंट कनेक्टिविटी है। समझ पा रहे हो इस बात को। यहाँ पे इस कार्बन को देखो, इधर गए तो तुम्हें एक ग्रुप मिला, इधर गए तो तुम्हें एक ऑक्सीजन मिला, तो ये भी कनेक्टिविटी डिफरेंट है। और सिमिलरली तुम इधर जाओगे तो तुम्हें 2 कार्बन से जुड़े हुआ है, बट ऐसा कुछ कार्बन तुम्हें इधर तो कुछ मिला नहीं है, सिमेट्री नहीं मिली है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये वाले में देखो,
तुम्हारे पास इधर गए, एक तुम्हारा CH2 है, इधर गए तो तुम्हारे पास क्या है, एक कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो ये ग्रुप डिफरेंट हो गए। इधर जाओगे तो एक तुम्हारे पास ये वाला ग्रुप है जो कि डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कायरल सेंटर हो जाएगा। एज इन इसमें चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है। क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर तुम ये कार्बन देखोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन देखोगे तो 1 2 1 2, दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए, 6 कायरल सेंटर। क्लियर हुआ। अब इस वाले में फाइंड करो, कैसे करोगे, देखो CH3 है नहीं, ठीक है। इस वाले में देखो sp2 है, तो ये तो नहीं देखेंगे हम, ये भी sp2 है, sp2 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 सब sp2 है इसमें। ये वाला देखो हो जाएगा, एक तो ये ग्रुप है, एक ही बेंजीन वाला ग्रुप है, एक ही वाला ग्रुप है, डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो हो जाएगा, देखो कनेक्टिविटी पूरी डिफरेंट है, ग्रुप्स डिफरेंट है, एक कार्बन है OH से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। ये देखो एक ही ग्रुप, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फिर COH ग्रुप पे आ रहा है, तो ये भी डिफरेंट है। समझ रहे हो इस बात को। इधर गए तो तुमने वापस से देखा अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। इस वाले में देखो ये सेंटर है, इधर गए तो तुम्हें एक मिला कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर गए तो OH मिला, इधर गए तो तुम्हें एक फ्लोरीन वाला ग्रुप मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन है ही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें देखो NO, 2 ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक F है, कायरल सेंटर हो गया। क्लियर हुआ। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। अब इस वाले में देखो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन को तुम देखोगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, एक हाइड्रोजन है, इधर जाओगे तो तुम्हें एक दूसरा मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, इधर जाओगे तो इधर भी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो एक ग्रुप है जिसपे साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है, एक पे नाइट्रोजन, और इधर जाओगे तो तुम्हें 2 कार्बन में से जुड़ा हुआ एक कार्बन मिलेगा, ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। और कुछ रह रहा है क्या इसमें, नहीं, इतना ही है। अब देखो इस वाले में एक इधर गए, एक इधर गए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें COH वाला ग्रुप मिला, इधर तुम देखे तो CH2 वाला ग्रुप मिला, ठीक है। इधर गए तो तुम्हें एक नाइट्रोजन वाला ग्रुप मिला, ये क्या हो जाएंगे, कायरल सेंटर हो जाएगा। ऐसे सारे ग्रुप्स में क्या है, डिफरेंट है। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपेन वाला, O वाला, और यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन से और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा, एक ही ग्रुप आ गया, एक COH वाला, एक साइक्लोप्रोपेन वाला ग्रुप आ गया, तो ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, एक COH है, एक हाइड्रोजन है, एक ही वाला ग्रुप है, एक ही वाला ग्रुप है। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, इतने कायरल सेंटर है। अब इसको काउंट कर लो, एक ये होगा क्या, ये कार्बन होगा, sp2 है ना, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। क्लियर हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कुछ है क्या, हाँ 14, ठीक है। और हाँ ये वाला देखो, इस पे भी तो कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा। ये वाला देखो, एक कार्बन इधर जा रहा है, एक कार्बन इधर जा रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है। इधर जाओगे तो तुम्हें वापस से डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कायरल सेंटर हो जाएगा। क्लियर है। ये वाले पे देखो, एक मिथाइल है, एक इधर जाओगे तो डिफरेंट ग्रुप है, इधर जाओगे तो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कायरल सेंटर हो जाएगा। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो जाएंगे इसमें कायरल सेंटर, 60। क्लियर हुआ। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अब देखो,
जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उनकी नेमिंग होती है। उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन वैसे डिफाइन की जाती है, कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन की जाती है। तो इनमें नेमिंग कैसे करते हैं, दो टाइप होता है, एक तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास डी एल एन, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन रोटेट करते हैं तो क्या होता है, लेवो रोटेटरी। क्लियर हुआ इतना। अब देखो एब्सोल्यूट में आता है वैसे ही आर और एस। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड मॉलिक्यूल के थ्रू फाइंड करते हैं कि आर एस कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो CIP रूल तुमने पढ़ाई हुआ है अच्छे से। CIP रूल में हम सबसे पहला रूल क्या था हमारे पास कि हमें मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मास होता है वो ना देख के हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। जिस भी ग्रुप का या जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको क्या दे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक था, ऐसे ही होता था CIP में। और दूसरा हमारे पास जो रूल आता था वो क्या था, आइसोटोप वाला। ठीक है, जैसे D और H है तो D को क्या दी जाती है, ज़्यादा प्रायोरिटी जाती है बिकॉज ऑफ उसके मास से। उसका दो मास होता है, दो मॉलिक्यूलर मास होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है, एक। इसकी वजह से हमारे पास ड्यूटेरियम को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती थी। क्लियर हुआ इतना, है ना। उसके बाद में हमारे पास जो आती थी बात कि आपके पास डबल बॉन्ड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम डमी एटम्स को डिफाइन करते थे। समझ रहे इस बात को। तो डमी एटम डिफाइन करके हम उसमें फाइंड करते थे कि किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। उसके बाद आता था रूल कि हमारे पास अगर जैसे डमी एटम है और रियल एटम है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती थी। ठीक है, तो उसको हम प्रायोरिटी देते थे, जो रियल एटम है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास EZ है। EZ में किसको प्रायोरिटी दी जाती थी, जैसे E और Z है, और हमारे पास सिस और ट्रांस है तो सिस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, है ना। E और Z में किसको मिलती थी, Z को। क्लियर हुआ इतना। तो ये हमारे पास ये भी रूल था जो कि हमने कॉन्फर्मेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं इसमें भी हमारे पास RS कॉन्फ़िगरेशन तब हम डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं, तो इसमें उसका यूज़ आता है। तो को कैसे आता है, अब इसे हम प्रायोरिटी फाइंड करेंगे। ये कार्बन है, इस पर C है और यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पे वापस से कार्बन है, ये Cl है। तो तुम्हें दिख गया होगा सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, Br का, 80 होता है। ठीक है, 81 80, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी। दूसरा चीज़, अब इसमें Cl है सेकेंड पे तो इसकी हो जाएगी सेकेंड प्रायोरिटी। अब कार्बन है तो इसमें किसकी प्रायोरिटी देंगे, अब देखेंगे हम नेबर ग्रुप, जो भी हमारे पास नेबरिंग एटम है जुड़े हुए हैं उसको देखेंगे। कार्बन है उससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन है उससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या करेंगे हम, डमी एटम कंसिडर करेंगे इस केस में। समझ रहे हो, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिल जाएगी। क्लियर हुआ। और यहाँ पे 4th प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि 1 2 and 3 ऐसे घूमेगा तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया तो इसको क्या बोल देंगे हम, R। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या बोलेंगे इसको, R। तो ऐसे हम इसकी R और S कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो S। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल में देखो, अब ऐसे मॉलिक्यूल में हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसमें हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू फाइंड करना पड़ता है जिससे तुम मॉलिक्यूल को देखोगे। या तो हो सकता है तुम ऊपर से देखो, या हो सकता है तुम एक नीचे से देखो। समझ रहे हो इस बात को। ऐसे तरीके से देखना है कि जो हॉरिजॉन्टली बॉन्ड्स हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लियर हुआ। जैसे कि इस बॉन्ड्स को देखो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। समझिए इस बात को। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आपके पास ये जो बॉन्ड है हॉरिजॉन्टल वाले वो आपकी तरफ आ रहे हो, टुवर्ड्स यू। ठीक है, यहाँ से देखा तो तुमने देखा कि ये मॉलिक्यूल तुम जैसे यहाँ पे लेटे हुए हो। ठीक है, अब तुमने देखा कि ये जो है मिथाइल ग्रुप ऊपर की साइड होगा, फ्लोरीन आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा और फ्लोरीन आपके राइट हैंड साइड होगा और हाइड्रोजन नीचे होगा। तो इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हो तुम, कैसे होगा, फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्फर्मेशन में सिखाया गया है FCl और H कन्वर्ट कर सकते हो।
अब इसमें फाइंड कर सकते हो इजीली फिशर के थ्रू, जैसे इसमें किया था हमने। तो इसको क्या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, फिर उसके बाद में फ्लोरीन को, उसके बाद CH को, CH3 को, और फोर्थ प्रायोरिटी मिल जाएगी हाइड्रोजन को। क्लियर हुआ। अब रोटेट कैसे करेगा ये, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या हो जाएगा, S। क्लियर हुआ यहाँ तक। इस वाले मॉलिक्यूल में फाइंड करने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटर्स हैं, 2 सेंटर्स है, तो देखो Br को पहली प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब CH3 है और हमारे पास है C, Br, C, D, तो इसको सबसे सेकेंड प्रायोरिटी मिल जाएगी, थर्ड मिल जाएगी इसको, और फोर्थ मिल जाएगी इसको, है ना। अब यहाँ से तुम कैसे रोटेट करोगे, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें समझने की कोशिश करो। एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास होना चाहिए था S, बट इसमें एक ट्विस्ट है। अगर तुम्हारे पास लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टली आ जाता है, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट हो रहा होता है या लिखा होता है वहाँ पे, तो हम उसको क्या करते थे, उसका चेंज कर देते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था S, इसको क्या बोल देंगे हम R, तो इसमें क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तब भी हमारे पास फोर्थ ग्रुप या फिर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। जैसे यहाँ पर देखो D Br, इसमें नेम, इसको प्रायोरिटी दो, कैसे दोगे, फर्स्ट तो इसको मिल जाएगी Br को ऑलरेडी, ये वाला ग्रुप दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे D है, समझ रहे हो। तो देखो कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, अब इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे, तो कार्बन एक तो Br से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मिल जाएगी सेकेंड प्रायोरिटी। क्लियर हुआ। अब देखो ये वाला जो है ये D और यहाँ पे कार्बन है, तो इसको मिल जाएगी थर्ड प्रायोरिटी, और इसको मिल जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी। यहाँ तक क्लियर है, फोर्थ प्रायोरिटी मिल चुकी है। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर ली तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी डायरेक्शन में रोटेट होता है, वो देखो 1 2 3 किधर जा रहा है ये जा रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज अगेन, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 और ये 3, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमारे पास जो ड्यूटेरियम है फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो इसको हम क्या कर देंगे, S से R कर देंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, SS हो जाएगा, RR हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अभी फाइंड कर सकते हो आप R and S। तो देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें मुझे फाइंड करके दो कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल में RS कॉन्फ़िगरेशन लाई कैसे लाई करेगी, कौन से सेंटर का कितना क्या कॉन्फ़िगरेशन है। चलो फाइंड करो इसको, ठीक है, सॉल्व करें। देखो ये सेंटर है तुम्हारे पास, कार्बन सेंटर है। अब इसको तुम्हें ऐसे तरीके से देखना है कि तुम्हारे पास ये हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप्स तुम्हारे साइड आ रहे हो, तो तुम ये वाला डिफाइन कर लोगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अब इसको ड्रॉ करके देखो, CH3 सबसे ऊपर होगा, CH3 सबसे नीचे होगा, है ना। अब ये जो ग्रुप है तुम्हारे पास राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहा होगा OH, राइट हैंड साइड पे क्या रहा होगा NH2, है ना। सिमिलरली इसमें देखोगे तो क्या हो रहा होगा, SH किधर साइड आ रहा होगा हमारे पास, इसमें थोड़ा उल्टा है, देखो जो NH2 है वो इस साइड है, आपके बाहर की साइड है ना। अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो ये NH2 इस साइड होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, NH2 को इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुआ। OH का होगा क्या होगा, इधर राइट हैंड साइड। सिमिलरली ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम आपके पास इधर आएगा लेफ्ट साइड, ऐसे जा जाएगा राइट साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ है। ये हमने अगर ड्रॉ कर लिया फीचर तो अब तो इजी है हमारे लिए फाइंड करना कि R है या S है। तो दोनों सेंटर की निकाल लो। हमारे पास ये सेंटर है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे वापस कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, सबसे प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। इसको मिल जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसको मिल जाएगी सेकंड प्रायोरिटी, नाइट्रोजन और कार्बन में, ठीक है। अब देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन एक तो सल्फर से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली हम इसको दे देंगे प्रायोरिटी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी हमारे पास। तो 1 2 3 किस साइड जा रहा है, ये वापस से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारे पास ऊपर है, वर्टिकली है, तो हम इसको क्या करेंगे, वैसा का वैसा रहने देंगे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस वाले को देखो, इस वाले सेंटर को देखो, एक तो आपके पास SH है फर्स्ट प्रायोरिटी, ड्यूटेरियम है, कार्बन है, कार्बन है, तो ये वाला कार्बन सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। अब इसमें कैसे रोटेट होगा, 1 2 3,
ये क्या हो गया S। बट यहाँ पे देखो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा R। ऐसे लिख देते हैं, पहले S आ रहा था बट हमने चेंज किया तो R ड्यू टू दिस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। क्लियर हुआ इतना। सिमिलरली हम इसमें डिफाइन कर लेंगे, ये ग्रुप है, अब इसको थोड़ा फिशर में चेंज करना है। तो तुम्हें कन्फर्मेशन में मैंने समझाया था कि तुम इसको रोटेट कर लो, है ना। रोटेट करोगे तो इसमें क्या होगा, देखो ये ग्रुप है, ऐसा होगा, ये मिथाइल ग्रुप तो नीचे आ जाएगा, और आपके पास जैसे ये हाइड्रोजन आगे था तो ये क्या चला जाएगा पीछे, और ब्रोमीन क्या था पीछे था, तो ये क्या आ जाएगा आगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। सिमिलरली हमारे पास Cl आ जाएगा आगे, और हाइड्रोजन वैसा का वैसा रहेगा। ये क्लियर हो चुका है। अब पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन कर लो। यहाँ पे अपने ऊपर से देख रहे हो तो मिथाइल ग्रुप ऊपर आ जाएगा CH3, है ना, और देखो Cl और Br एक साइड है, Cl और Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर हुआ इतना। अब इस सेंटर पे देखो तुम कैसे डिफाइन करोगे R और S। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी हमारे पास क्लोरीन को, सेकेंड प्रायोरिटी मिल जाएगी हमारे पास मिथाइल को, थर्ड प्रायोरिटी मिल जाएगी हमारे पास इस वाले ग्रुप को। सॉरी उल्टा हो गया ना, देखो यहाँ पे हमें सेकंड प्रायोरिटी इस वाले कार्बन को मिलेगी क्योंकि ये Br से जुड़ा हुआ है ना। ये वाला कार्बन हमारे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इस वाले हाइड्रोजन को। क्लियर हुआ। तो अब इसको रोटेट करो 1 2 और 3, क्या जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, S जा रहा था बट हो जाएगा क्या R। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा S, बट यहाँ पे फोर्थ ग्रुप हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो R में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे Br को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, ये वाला सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगेन रोटेट करोगे तो ये आ रहा है क्लॉकवाइज, बट फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी फोर्थ पे मतलब हॉरिजॉन्टली है, तो ये क्या हो जाएगा R से S। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मेरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें फाइंड करना है, असाइन करना है R और S कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें फाइंड करो सभी मॉलिक्यूल्स में। चलो सॉल्व करें, देखो इस वाले में देखो फर्स्ट प्रायोरिटी को नहीं मिलेगी क्योंकि कार्बन है ना डायरेक्टली जुड़ा। देखो इस वाले से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, है ना। अब इसमें देखो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी। क्लियर है। तो ये क्या कैसे रोटेट करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टली है, तो क्या हो जाएगा ये R। क्लियर हुआ। अब इस वाले में देखो तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करना है, यहाँ से डिफाइन कर लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप तुम्हारे साइड आ रहे हैं टुवर्ड्स यू, राइट। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी ब्रोमीन को, है ना, क्योंकि ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी ऑक्सीजन को, अभी कार्बन कार्बन है तो इनमें क्या होगा देखेंगे नेबरिंग हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ करेंगे हम क्या, इसको मिल जाएगी थर्ड, इसको मिल जाएगी फोर्थ। क्लियर हुआ। अब आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो जो भी आएगा उसका उल्टा कर देंगे। क्लियर हुआ। तो 1 कैसे रोटेट करेंगे, 1 2 और 3, है ना, 1 2 3। कैसा हो रहा है, R हो रहा है, तो हमारे R से क्या हो जाएगा इसका S। क्लियर हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लो। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आती है तो क्या करो, तुम इसको फिशर में चेंज कर लो, जैसे H इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा। अब इसमें डिफाइन कर लो, Br को मिल जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन को थर्ड, सेकेंड, इसमें थर्ड, और ये आ जाएगी फोर्थ। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा S, बट फोर्थ ग्रुप यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा R। क्लियर हुआ। सिमिलरली इन दिस मॉलिक्यूल। अब तुम यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करोगे तो देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इसको फिशर में चेंज कर लो। तुमने यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन किया तो यहाँ पे OH आ रहा है, एक तो नीचे की साइड OH और H, सॉरी सही है, नीचे से देख रहे हो ना इस बार तुम, ठीक सही है OH आपके पास क्या आ रहा है,
लेफ्ट हैंड साइड और H आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको देखो, ऊपर आ रहा है OH, यहाँ आ रहा है H। क्लियर हो गया है ना? अब इसको प्रायोरिटी डिफाइन कर लो तुम। एक तो ये है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। रोटेट करो, क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज, बट फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है तो R हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? देखो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? S हो रहा होगा, बट फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है तो R। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया R और S कैसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो आगे देखो, अब आती है हमारे पास DLN कॉन्फ़िगरेशन। अब DLN कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? देखो, आपके पास एक सेंटर है, लास्ट वाला कार्बन देखना है। जैसे ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? OH ग्रुप हमारे पास किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? L कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? अगर ये OH हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपके पास कहाँ जाता है? राइट हैंड साइड पे, तो इसको क्या बोल देते हैं? D कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? तो ऐसे डिफाइन करते हैं। अब कुछ और मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं कि आपके पास कैसे फाइन करते हैं DLN। अब देखो यहाँ पे दो सेंटर है, किसको देखना है? हम कौन सा कार्बन देखते हैं? सबसे नीचे वाला कार्बन, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला कार्बन होता है उस पर देखते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सी साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है तो L, राइट हैंड साइड है तो ये वाला देखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? D। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड तो D, हाईएस्ट प्रायोरिटी देखना है। अब यहाँ देखो, OH क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी H है और OH है। कौन सी साइड है ये? लेफ्ट हैंड साइड तो L। क्लियर हुआ? यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लो एक बार। जैसे इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो देखो, COH है, इधर जाएगा हाइड्रोजन, कन्वर्ट करो इसको। देखो ये तुमने देखा, यहाँ पे तुम्हारे पास है CHOOH, ठीक है। अब तुमने इसको क्या किया? तुमने रोटेट किया और ये इधर गया, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा यहाँ पर OH और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? Me। क्लियर है? यहाँ तक सही है? अब इसको क्या कर लो तुम? ड्रॉ कर लो, फिशर में चेंज कर लो। Me, OH, OH, H, ये क्या हो जाएगा? CHO। अब इसको प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो तुम इजीली, है ना? अब देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। S क्या हो जाएगा? ये S। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? S होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन क्या है? फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड है। तो उसको क्या करेंगे हम? R कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा। देखो क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे तो RNS तो नहीं कर रहे थे हम, DL कर रहे थे। RS का समझ में आ गया? DL का देखो, OH ग्रुप हमारे पास क्या है? इस साइड प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड, तो इसको क्या हो जाएगा? D कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब इसमें देखो, ऐसे मॉलिक्यूल में क्या करें? इसमें कैसे हम DL और L डिफाइन करेंगे? D और L। तो देखो यहाँ पे दोनों क्या है? ग्रुप राइट हैंड साइड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट ऐसा हो कि आपके पास D है, ये दोनों क्या है? D कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी क्या है? D कॉन्फ़िगरेशन है। बट डिफरेंस क्या आ रहा है? इस वाले कार्बन पे आपके पास दोनों जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो एक साइड प्रेजेंट है ना? और यहाँ पे हमारे पास क्या है? दोनों ग्रुप जो प्रेजेंट है, एक तो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, OH इधर है, OH इधर है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास
इनका नेमिंग हम डिफाइन करते हैं थ्रियो और अरिथ्रियो। क्लियर हुआ? तो जो हमारे पास एक साइड प्रेजेंट है इसको क्या बोल देंगे? अरिथ्रियो, और जो अपोजिट साइड ग्रुप प्रेजेंट है इनको क्या बोल देंगे हम? थ्रियो। कर लो यहाँ से थ्रियो, और ये क्या हो जाएगा? अरिथ्रियो। इनको नेमिंग ऐसे करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो ये समझ में आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने DLN कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मतलब कि R और S भी देख लिया है, समझ रहे हो? तो हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हैं। अभी हमारे पास आता है कि जो तुम्हारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है? हम उन दोनों, कोई दो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, हम उन दोनों में रिलेशन क्या है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मॉलिक्यूल देखो एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। अब इन दोनों में मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या है? देखो ये दोनों क्या, इसको तुम रोटेट करके देखो, अगर तुम इसको रोटेट करोगे तुम्हारे पास क्या होगा? ये मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों तो सेम ही मॉलिक्यूल हो गए ना, दोनों तो सेम ही मॉलिक्यूल हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और आइडेंटिकल हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं इनको होमोमर्स। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास होता है आइडेंटिकल या होमोमर, दूसरा होता है आपके पास इनोंशियोमर, तीसरा होता है हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। अब इनमें हम डेफिनेशन में देखकर समझते हैं कि क्या होता है। समझ रहे हो? आइडेंटिकल का तो पता लग गया आपको कि मॉलिक्यूल दोनों सेम होने चाहिए, तब उसको क्या बोल देंगे? आइडेंटिकल, एक ही मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ? दूसरा हमारे पास आता है इनोंशियोमर्स। इनोंशियोमर्स में देखो क्या होता है, आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स है, और उनमें क्या होना चाहिए? दोनों मॉलिक्यूल सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए एक दूसरे की। जैसे एग्जांपल लो, क्लेडन का एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है, आपके पास ये दोनों हैंड्स है, आप देखोगे अगर आपको इसको सुपर इम्पोज करोगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है ये। समझो इस बात को, यहाँ पे देखो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, एक दूसरे से इम्पोजिबल नहीं हो सकती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके पास मिरर इमेजेस बन रही है, एक दूसरे पे आप लेके आए, एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में लेके आए, तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे एक ये वाला थंब एक्स्ट्रा जा रहा है, ये वाला एक थंब एक्स्ट्रा जा रहा है, समझ में आया इतना? दूसरी चीज़ आपके पास, जैसे इसको एक डायरेक्शन में लेके आओगे आपके पास मिरर इमेज बन रही है, ये वाला हैंड इसकी मिरर इमेज बन रही है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया हमारे पास? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्लियर हुआ इतना? अब तुम यहाँ पे एक प्लेन लगा के देखो, मिरर लगा के देखो, तुमने यहाँ देखे तो OH ग्रुप है, इधर गए OH ग्रुप है, CH3 CH3 CH2 OH CH2 CH3, और ये क्या हो गया हमारे पास? CH3, ये क्या है? H। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे यहाँ पर? नॉन आइडेंटिकल, ये आइसोमर्स ही नहीं होंगे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर क्या है? OH है, यहाँ पे क्या है? CH3 ग्रुप है। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे हमने OH लगा दिया, अब देखो पूरा मिरर इमेज बन रहा है, और जैसे ही तुम इसको ऐसे लेके आओगे तो ये OH यहाँ पर आएगा H पर। समझ रहे हो? तो ये एक सुपर इम्पोजिबल नहीं है पहली बात तो। दूसरी बात ये क्या है? मिरर इमेज एक दूसरे की, CH3 CH3 का मिरर इमेज है, CH2 CH2 OH का है, CH2 OH CH2 OH 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 H H, सारा क्या मिल रहा है? मिरर इमेज बन रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? इनएंशियोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इनको क्या बोल देते हैं हम? इनएंशियोमर्स। इनमें रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? इनएंशियोमर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद देखो इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आपके पास जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, दो आपके पास जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनएंशियोमर्स है, उनमें क्या होता है आपके पास जैसे मॉलिक्यूल जो है उनमें जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम होती है। इनएंशियोमर्स में क्या होता है? सेम। इनएंशियोमर्स में क्या होता है? सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? दूसरी बात आपके पास ये क्या होते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे या फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स होती है तुम्हारे पास,
दो मॉलिक्यूल्स है इनेंशियोमर्स हैं, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय द जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है या फिर बोल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये क्या होता है, इन प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं कर सकते इनको। क्लियर हुआ? यहाँ पे तीसरा इसका पॉइंट देखो कि इसमें बोलते हैं कि जैसे कोई भी रिएजेंट है, कायरल रिएजेंट है, उससे तो क्या करेगा, ये कायरल रिएजेंट से सेम रेट पे रिएक्ट करेगा। बट हमारे पास अगर कोई भी कायरल रिएजेंट आ गया तो उससे क्या करेगा, डिफरेंट। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास कायरल रिएजेंट है, इससे क्या करेगा, इससे करेगा सेम रेट पे रिएक्ट, सेम रेट पे एक ही स्पीड से इस पे रिएक्ट करेगा। बट जैसे ही आपके पास कायरल मॉलिक्यूल आ गया, कायरल रिएजेंट, तो इससे क्या करेगा, डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। आया समझ में इतना? तो ये इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहली प्रॉपर्टी कि आपके पास ये क्या होते हैं, इसको बोल सकते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इनेंशियोमर्स की वो सेम होती है। दूसरी बात हमारे पास है कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन या फिर जो भी और प्रोसेस होते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इनसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होते हैं, सेम रेट से रिएक्ट करते हैं, किससे, कायरल रिएजेंट से, और डिफरेंट रेट से रिएक्ट करते किससे, नॉन कायरल या बोल सकते हैं कायरल रिएजेंट से। अब देखो आगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, देखो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे तुम क्या लेकर आए, प्लेन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, COH, जिसका मिरर इमेज बन चुका है, ये सारा बन चुका है। बट यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंस है। इस कार्बन सेंटर पे तुम्हारे पास OH इस साइड है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, H। ये क्या बन रहा है, इसकी वजह से हमारे पास एक कार्बन पॉइंट की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी मिरर इमेज नहीं बन पा रही है, एक सेंटर की वजह से। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देते हैं हम, डायस्टीरियोमर्स। क्लियर हुआ? विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो वो क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो वो क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स। और जो मॉलिक्यूल रोटेट करने पे एक जैसे ही दिख रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, आइडेंटिकल या होमोमर। रोटेट करने पे या कैसे भी, समझ रहे हो, उनको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिकल्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो डायस्टीरियोमर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है कि जैसे हम एनेंशियोमर्स में क्या था, उनकी क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती थी। डायस्टीरियोमर्स में क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी दोनों जो भी डायस्टीरियोमर पेयर है उसका। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसको सेपरेट किया जा सकता है, उनको क्या करते थे, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से या डिस्टिलेशन से। बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और एक दूसरा है कि आपके पास जो भी डायस्टीरियोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको भी हम डायस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैंने ये GI में तब तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ाया था, तब भी ये बताया था। आगे देखो, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब इनमें क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है, CH3 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 CH3। अब ये तुम्हें लगेगा कि यहाँ से अगर तुम देखो मिरर इमेज बन रही है एक दूसरे की, बट इसको तुम रोटेट करके देखो, इसको क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, बताया था ये। तो ये क्या करेगा, CH3 इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, और ये जो BR थे वो इधर ही साइड चले जाएंगे, BR H यहाँ था, ठीक है। अब देखो इस वाले में और इसको देखो, अगर तुम इसको लेकर आओगे तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है। अगर तुम इस मॉलिक्यूल को लेकर आओगे इधर, देखो H पे H आ रहा है, H पे H आ रहा है, CH3 BR CH3, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे से सुपर इम्पोजिबल। तो इसको क्या बोल देंगे हम, आइडेंटिकल। हमारे पास एनेंशियोमर्स का क्या डेफिनेशन था कि आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल है और एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी नहीं है, ठीक है। एक मतलब सेम हो गए तो ऑलरेडी हम क्यों देखेंगे मिरर इमेज उसमें। एनेंशियोमर्स में था कि आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए और एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो जाएंगे, आइडेंटिकल, या बोल सकते हैं होमोमर। क्लियर हुआ? ये वाला देखो, यहाँ पे अगर तुम प्लेन लेकर आओ तो देखो ये सेम ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, OH है, H है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे की। अब इसको रोटेट कर दो
तो वापस से अगर तुम रोटेट भी कर देते तो भी ये मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे एक दूसरे की। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक ही पॉइंट है, बाकी तो सारा तुम्हारे पास क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। OH OH H, देखो यहाँ पे देखो OH OH, एक ये पॉइंट है जिसकी वजह से तुम्हारे पास क्या है, इसको देखो रोटेट करके देखो, तुम्हें तब क्लियर होगा। तुम इसको रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको ड्रॉ करो, तुमने रोटेट किया 180 डिग्री एंगल से, तो यहाँ पे आ जाएगा COH COH। रोटेट किया तो ये OH आ जाएगा इधर, H आ जाएगा इधर, OH आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH H H। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, COH COH, यहाँ पे क्या आ रहा है OH, उधर अपोजिट साइड में क्या आ रहा है OH H OH OH OH। तो ये तो हमारे पास सब सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है हमारे पास, जो आ रहा है डिफरेंस वो कहाँ आ रहा है, इस वाले सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे। तो एक सेंटर की वजह से क्या हो रहा है, मिरर इमेजेस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोल देंगे हम, दीज आर नॉन मिरर इमेज, नॉट अ मिरर इमेज। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, डाया स्टीरियोमर्स। क्लियर हुआ, यहाँ तक सही है। आगे देखो, अब मीजो कंपाउंड्स का आता है, मॉलिक्यूल्स विच ऑब्टेन। अब मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या कहते हैं कि उसमें ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर तो होता है, बट डिफरेंस क्या आता है कि देखो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, बट स्टिल वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाय ऐसा क्यों होता है, क्यों, देखो उसमें उस मॉलिक्यूल में ही सिमिट्री होती है, जिसकी वजह से उसमें प्लेन पास कर जाता है। प्लेन पास कर गया तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पीओएस अगर पास कर रहा है उससे तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है। ये वाला सेंटर देखो, इसमें चारों ग्रुप CH3 OH और ये पूरा ग्रुप है, क्या ये कायल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकल सेंटर है उसमें, बट स्टिल क्या ये है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिकॉज अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करो तो देखो इसकी मिरर इमेज बन रही है कि नहीं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पीओएस पास कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी एक दूसरे की। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मीजो कंपाउंड। क्लियर हुआ। अब तुम इसमें देखो, ये H है, अगर तुम इसके थ्रू पास करोगे, पीओएस प्लेन पास करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएंगे। समझ रहे हो, ये इसका हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का, ये वाला हाइड्रोजन इसका। क्लियर हुआ। तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। इसमें देखो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है तो मिरर इमेज, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड्स। देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑप्टिकल सेंटर तो होता है, बट इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इंटरनल कंपनसेशन मतलब आपके पास मॉलिक्यूल में ही पीओएस लाई कर रहा हो या सीओएस लाई कर रहा हो, मेजरली पीओएस, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, मीजो कंपाउंड। क्लियर हुआ। ये हमने एग्जांपल्स देखे कुछ इसके, और देखते हैं आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा चीज़ आता है मेरेसिमिक मिक्सचर। आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है R और एक कंपाउंड है S, ठीक है। ये दो कंपाउंड्स हैं R और S, एक सिस्टम में पड़े हुए हैं, एक सिस्टम में है। अब देखो अगर तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एक सैंपल है, उसमें R पड़ा हुआ है और S भी है, ठीक है। अगर ये दोनों 50-50% पड़े होंगे इक्वली, ये कंटेन कर रहा है 50-50%, R 50% S 50%, तो R क्या करेगा, उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा, ये क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो हाफ ऑफ द कंटेंट, हाफ ऑफ द कंपाउंड क्या कर रहा है, उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको, और हाफ ऑफ द कंपाउंड क्या कर रहा है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और मॉलिक्यूल जो R कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल है वो तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और S वाला भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बट वो दोनों का मिक्सचर हमने एक सॉल्यूशन में कंटेन किया, आधा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आधा उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये दूसरा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये R और S का कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करेगा।
ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं हम? रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर हुआ? जैसे कि आप देखो एक चीज, आपके पास सॉल्यूशन में कंटेंट है LNS, L और D। L आपके पास प्रेजेंट है 40% और D आपके पास प्रेजेंट है 60%। ठीक है, अब इसका 40% क्या घुमा देगा उसको? राइट नेगेटिव साइड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आपका यहाँ पे 40% क्या घुमाएगा उसको? 60% क्या घुमा रहा है? पॉजिटिव साइड में। ठीक है, तो 40 इसका 40 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा किसका? डी वाले का 20%। 20% क्या बचेगा? जो होगा आपका पॉजिटिव साइड में घुमाने वाला है, यानी इन द सेंस कि क्लॉकवाइज साइड में उसको रोटेट करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कि आपके पास देखो, समझने की कोशिश करो, एल और डी दोनों कंपाउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में हमारे पास। अब देखो एल क्या करेगा? उसको 40% जो एल है हमारे पास, उसको क्या करेगा? नेगेटिव साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जो हमारे पास डी कंपाउंड है वो क्या करेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज, या बोल सकते हैं कि सॉरी क्लॉकवाइज उसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इसका 40 इसके 40 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा किसका? डी का 20%, जो उसको क्या कर रहा होगा? पॉजिटिव साइड रोटेट कर रहा होगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसका 20% क्या करेगा? पॉजिटिव या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा? आर यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और ये 20% होता है जो इसके रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए। वो क्या होता है हमारे पास? इनेंशियोमेरिक एक्सिस। ये एक्सिस में प्रेजेंट है ना, जो डी वाला है वो एक्सिस में प्रेजेंट है। 40-40 होना चाहिए था, समझ रहे हो? 40 इसका एल है, 40 इसका डी है, 20% इसका एक्स्ट्रा है डी का, जो कि रोटेट कर रहा है उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इनेंशियोमेरिक एक्सिस। क्लियर हुआ? तो ये इनेंशियोमेरिक एक्सिस बोलते हैं इसको। अब देखो हमारे पास जैसे हम सोर्स डालते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, सॉरी ये क्या होती है हमारे पास? नॉर्मल लाइट। इसको प्लेन पोलराइजर क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्यूशन की एक तो पाथ लेंथ पे, है ना। जो कंटेनर होता है, जो ट्यूब होती है हमारे पास, उसकी जो पाथ लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, पाथ लेंथ को। और दूसरा चीज़ आता है हमारे पास, जो सॉल्यूशन पड़ा है उसकी क्या कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पे हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या हो गया? ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कि डिपेंड है। तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास? ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कि डिपेंड है किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के। और जैसे ही हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक रोटेशन, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास? सी कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगी? पाथ लेंथ। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है किसका? ऑप्टिकल रोटेशन। ये क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो जो आपकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पे। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन। क्लियर हुआ यहाँ पर? स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब वी कैन फाइंड, अगर हमारा दिया जाए सी दे दिया जाए, कंसंट्रेशन दे दिया जाए, पाथ लेंथ दे दी जाए और स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन दे दी जाए, हम ये अल्फा निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक और चीज़ आती है कि आपके पास, जैसे आपके पास देखो एक तो ये 40-40 आया, जो यहाँ से 40-40 आया था वो क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। और जो 20% एक्स्ट्रा रहा, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इनेंशियोमेरिक एक्सिस। तो ये क्या होते हैं? इक्वल्स टू 100 होते हैं। ये बात याद रख लें। हाँ, रेसिमिक मिक्सचर प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सिस किसके इक्वल होते हैं? 100 के इक्वल होते हैं।
क्लियर हुआ? यहाँ पर हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज आते हैं, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली कि किसकी कितनी वैल्यू है। अगर आपको दिया जाए रेसिमिक मिक्सचर की वैल्यू तो यू कैन फाइंड एनेंटियोमेरिक एक्सेस इजीली, है ना? क्लियर है? अब कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि उस पर कितने सेंटर्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्टिकल सेंटर एक है यानी कि ऑड है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? ऑड के लिए 2n माइनस प्लस 2p माइनस 2 to पावर p माइनस, अब p क्या होता है यहाँ पर? n प्लस 1/2। क्लियर हुआ? सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अगर इवन ऑप्टिकल सेंटर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 प्लस में 2p माइनस 1, और इसमें p की वैल्यू क्या हो जाती है? n/2। n क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हुआ? और अनसिमेट्रिक लगे तो इजी फॉर्मूला है 2 to पावर n, है ना? ये फॉर्मूला डिफाइन हो चुके, तो नाउ वी कैन फाइंड द ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको। अब ये मॉलिक्यूल आपके पास सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है वो देखो। अगर आपने यहाँ पे देखा, इससे अपोजिट गए OH है, यहाँ पे भी OH है, एक कार्बन है उस पर OH है, OH है, OH है, यहाँ पे एक मिथाइल है, फिर यहाँ पे कहाँ गए तो मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब इस पर सेंटर्स कितने हैं? ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं? ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? ऑप्टिकल सेंटर इतने ही है, कायरल सेंटर जिसे बोलते हैं, समझ लो? तो कायरल सेंटर इस पे कितने? 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 1। p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/2 इक्वल्स टू 2। तो क्या आ गया? 4 माइनस 1 प्लस में 2n यानी कि 2 माइनस 1 2 पावर 3 2 की पावर 1, कितना हो जाएगा ये? 8 प्लस 2, क्या आ गया? 10 आंसर इसका। अब इसमें एक बात याद रखो, देखो ये वाला जो टर्म होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। क्लियर हुआ? और ये वाला जो टर्म होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया तो आपके पास इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी आ रही थी? 8। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और ये वाले कंपाउंड्स जो 2 आया वो क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? तो ये समझ चुके हो, तो अब इनमें भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ये मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे प्लेन पास करोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मिरर इमेज बन रहा है ना एक दूसरे का। देखो इसमें कितने सेंटर्स हैं? एक ही है, एक ही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? सिमेट्रिकल है बट n-1 है, यानी कि 2 माइनस 1 प्लस में अगर p की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2/2 इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? p की वैल्यू 1 माइनस 1, तो क्या कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे? 3। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल है, और इस पे कायरल सेंटर आ गए 3, और तो कोई नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये नहीं होगा, सिर्फ 3 कायरल सेंटर आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर n 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। आया आंसर? क्लियर हुआ? अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं। हमने ज्योमेट्रिकल वाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा था तो उसमें देखा था कैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड किए थे। अब आगे हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसमें हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ठीक है? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ठीक है? तो इनके लिए क्या डिफरेंट होता है वो देखते हैं। जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है, आपके पास ऑप्टिकल सेंटर भी है ना? तो अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला वही रहता है। अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल के लिए बोले फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 की पावर n, और सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। फॉर्मूला वही है, डिफरेंस क्या हो जाएगा? n में। आपके पास n की वैल्यू पहले क्या होती थी? ज्योमेट्रिकल सेंटर,
या फिर ऑप्टिकल सेंटर, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कौन से आइसोमर्स फाइंड कर रहे हो। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, जैसे हम स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करें तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसमें कितने, एक ही सेंटर हो गया, 3 तो ऑप्टिकल है, प्लस में हमारे पास ज्योमेट्रिकल 1 है, और ये भी क्या कर रहे हैं, जो GI शो कर रहा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 4, तो 8 आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। आगे कुछ क्वेश्चन देख लो इसमें, जैसे आपके पास ये 2 ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 2, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 4। क्लियर हुआ। अब इसको ये मत सोचना कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो हम यहाँ पे GI भी +1 कर देंगे, नहीं, वो ऑलरेडी कंटेन हो चुका है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स में, ऑप्टिकल सेंटर में ही कंटेन हो चुका है, तो वी वोंट काउंट इट अगेन। क्लियर हुआ। सिमिलरली यहाँ पर देखो आपके पास ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2 विच इज़ 4, ठीक है। तो जो हमारा आइसोमेरिज्म चैप्टर था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन देख लिए हैं, उनमें कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स भी देख लिया है, ठीक है। तो हमारा पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक कंप्लीट है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो विल सी, मे बी प्रोबेबली IUPAC विल स्टडी। ओके, ठीक है, थैंक यू।